अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, रेजिस्टेंस के बारे में एक बात हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है बेसिकली करंट के किसी कंडक्टर में जो बहने की रुकावट है ना, यानी कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसको कितनी रुकावट से गुजरना पड़ता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस के बारे में ये बात हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्यों के होता है। इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे होते हैं वो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंडक्टर से टकराते हैं, तो नतीजे में जो है वो रेजिस्टेंस कॉज होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट होती है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पहले से ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन वाइब्रेट करने वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा टकराएंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो एक बात जो हम ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, बट अहम सवाल यह है कि क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब चला जाए, यानी कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस से करीब चला जाए। ये सवाल साइंटिस्ट के जहन में काफ़ी टाइम से था। तो इसके बारे में जो पहला एक आइडिया निकल कर आया वो आया लॉर्ड केल्विन की तरफ से। लॉर्ड केल्विन का हाइपोथेसिस ये था कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब जाएगा, कम होते होते वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ही जगह पे फ्रीज हो जाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब फ्लो नहीं कर पाएंगे तो करंट के बहने में जो रुकावट है, उनके फ्लो में जो रुकावट है, उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन्स हाइपोथेसिस। जबकि दूसरा आइडिया ये है जो कि प्रेजेंट करा पॉल ड्रूड ने। जो उनकी प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि रेजिस्टेंस अप्रोच करेगी ज़ीरो को। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि एटम्स वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेटिंग एटम से या वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन टकराते तो रेजिस्टेंस होती है। तो ड्रूड ने कहा कि भाई क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो जो एटम्स की वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगी। जब एटम्स की वाइब्रेशन कम हो जाएगी तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कम टकराएंगे, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अप्रोच करेगी ज़ीरो को। अच्छा जी, अब हम क्या बात जानते हैं जो कि बाद में पता चली ओन्स के थ्रू। कैमरलिन ओन्स ने हमें एक बात समझाई कि जैसे टेम्परेचर ऑफ, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे मरकरी को, लो टेम्परेचर फिजिक्स को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने स्टडी करा कि जब टेम्परेचर मरकरी का ड्रॉप होता है तो उसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता स्टेडीली जो है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये बात तो हम जानते हैं, टेम्परेचर कम करा तो वाइब्रेशन कम हो गई, वाइब्रेशन कम करी तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है स्टेडीली। बट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है, यानी कम होते होते, भाई अभी अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो उस वक्त टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। सही, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है। अब अगर आप कम करते रहोगे टेम्परेचर को, -सेंटीग्रेड में जाओगे, तो होते 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 एक टेम्परेचर आएगा 4.2 केल्विन। यहाँ पर पहुँच के अचानक से जो है जो रेजिस्टेंस है उसको देखा गया कि वो अचानक से ज़ीरो हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो एक अनएक्सपेक्टेड मेजरमेंट थी ये कैमरलिन ओन्स ने करी, और ग्राफ के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक्स एक्सिस के अंदर हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सॉरी टेम्परेचर, और वाई एक्सिस में हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टेंस किस तरह से बिहेव कर रही है। अब जनरली देखा जाए तो नॉर्मल मेटल ऐसे बिहेव करता है। ठीक है ना, कि होते 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 टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आप देखो रेजिस्टेंस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और होते होते, लेकिन देखो ज़ीरो पर कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस पाई जाती है नॉर्मल मेटल के अंदर। पर हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने देखा मरकरी को जो हमने बहुत ज़्यादा ठंडा करके देखा, तो हमने देखा कि एक ख़ास किस्म का कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस स्टेडीली कम तो होती रहती है टेम्परेचर के लिहाज से, लेकिन अचानक से 0 केल्विन के करीब, यानी कि 4.2 केल्विन के ऊपर, एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ केल्विन में है, तो दिस इज़ 0 केल्विन। यानी नॉर्मल मेटल का टेम्परेचर का 0 केल्विन हो भी जाए तब भी उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। बट जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस अचानक से एक पॉइंट पर आके फ़ौरन ही ज़ीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, और फिर उस 0 केल्विन तक ज़ीरो ही रहती है, बढ़ती नहीं है। तो ये जो कंडक्टर्स हैं जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली ये ही सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। और कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एकदम परफेक्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और मरकरी बाकायदा एक स्टेट पे जा रहा है, इस स्टेट को उस ज़माने में बोला गया सुपर कंडक्टिंग स्टेट।
और ऐसे कंडक्टर्स जो इस तरीके से बिहेव करते हैं इतने कम टेम्परेचर पे, उन्हें कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली सुपर कंडक्टर तो मैंने आपको समझा दिया, और हमें समझनी है उसकी एप्लीकेशंस के सुपर कंडक्टर्स हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर आपको समझ में तो आ गया ना। सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस होती ही नहीं है। और जब ऐसा कब होता है, जब इसको कूल कर देते हैं बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि एक्चुअली एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब ही होता है। तो एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा कंडक्टर जो कि जिसका टेम्परेचर हम कम करते रहे तो नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो अचानक से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि उसमें से जो करंट पास होता है उसमें कुछ भी लॉस नहीं आता। तो ऐसे कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और ग्राफ मैंने आपको समझा दिए दोनों। और ये जो बेसिकली आपको फिगर नज़र आ रही है ना, कि अगर सुपर कंडक्टर को हम रख देते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी अपनी तरफ से जो है वो रिपेल करना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल अगर कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे पास होती हैं, लेकिन अगर एक सुपर कंडक्टर को हम रख देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिपेल करता है। एक तो रेजिस्टेंस अचानक से ज़ीरो हो जाना, ठीक है, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करना, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर्स की। अच्छा जी, क्या हुआ, ये अलाउ करता है चार्ज को फ्लो करता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको बता दिया। कोई थर्मल इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अगर पंखे से मिसाल के तौर पे पंखे के वायर से करंट पास होता है तो आपको पता है करंट पास होता रहता है तो तार गर्म होता रहता है, जिससे पंखा गर्म होता रहता है। बट सुपर कंडक्टर में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, यानी कि सुपर कंडक्टर में से जितनी भी टाइम के लिए करंट गुजरे उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, यानी सुपर कंडक्टर एग्जिबिट करता है ऐसा बिहेवियर एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, जो कि आमतौर पे एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब होता है, और उसकी रेजिस्टिविटी इतनी कम हो जाती है, ज़रा वैल्यू देखो, 4 एक्सपोनेंट -25 ओम मीटर। यानी कि अगर हमारे पास एक तार है, ठीक है, सुपर कंडक्टर का, जिसकी लंबाई 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तब जाके वो कितनी रेजिस्टिविटी शो करता है, सिर्फ 4 एक्सपोनेंट -25 ओम मीटर के बराबर, विच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है सुपर कंडक्टर की। और फिर जो दूसरा मैंने आपको फिगर में समझाया था, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी एग्जिबिट करता है, शो करता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेल कर देता है तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स को अपनी सुपर कंडक्टिव स्टेट में। वैसे इसे माइजनर इफेक्ट कहा जाता है, जो कि इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। और ये बेसिकली इसी की वजह से मैग्नेटिक लेविटेशन होती है, और ये भी हमारे लेक्चर में आगे बात मौजूद है। माइजनर इफेक्ट लेक्चर में नहीं है, वो अलग से लेक्चर अवेलेबल है। फिलहाल मैग्नेटिक लेविटेशन इसी लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया होगा सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस ना ज़ीरो हो जाती है, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, और ये आ गई उसकी वैल्यू, जो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। और दूसरी बात ये कि वो डायमैग्नेटिज्म भी शो करता है परफेक्टली, यानी कि वो एक्सपेल करता है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ओके जी, अब आइए सबसे पहली एप्लीकेशन समझाता हूँ कि सुपर कंडक्टर को हम अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते कहाँ हैं। इतनी बड़ी थ्योरी, इतना सब कुछ हमने कवर कर लिया, तो एक्चुअली मैग्नेट इसको यूज़ कहाँ करें। तो एक चीज़ है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, MRI। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो पहली जो टेक्निक है जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर कंडक्टर को, वो MRI के अंदर होता है, जो आमतौर पर करवाया जाता है ना, MRI वगैरह। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या चीज़ है? एक मेडिकल टेक्निक होती है जो कि प्रोवाइड करती है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, बहुत ही क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है, इमेजेस प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी के, और स्पेशली जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त फिगर जो है ये MRI हमें प्रोवाइड करके देता है। और ये किस पर बेस करता है? ये बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। और यही वजह है कि पुराने ज़माने में शुरुआत में MRI को NMRI कहा जाता था, यानी उसको बोलते थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेकिन बहरहाल अब N का वर्ड हटा दिया गया है, जस्ट हम लोग यूज़ करते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और उसी में एक्चुअली सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होता है टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन में, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करानी होती है,
तो उसके लिए जो है हमें ज़रूरत होती है सुपर कंडक्टर की। इस किस्म की एक शक्ल होती है और इसके कुछ मेन पार्ट जो है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। एक मेन मैग्नेट होता है, फिर ग्रेडियंट कॉइल्स होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स होते हैं, 3 कॉइल्स होते हैं, और पेशेंट यहाँ पर होता है, फिर ये टेबल अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पर ये जो जगह है ना, इधर जो है गोलाई के अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो एक एमआरआई मशीन का इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है। जो मैग्नेट का सिस्टम है वो एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है। इतना इसको ठंडा कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड हीलियम कि वो अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है। सही है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनानी होती है, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ले जाने के लिए उसको कूल करते हैं विद द लिक्विड हीलियम। ठीक है। फिर जो ग्रेडियंट कॉइल है, इनका क्या इस्तेमाल है, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। जो कि एक्चुअली जो है वो एमआरआई सिग्नल की लोकलाइजेशन करता है। अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ना सॉफ्ट टिश्यूज़ का, तो टिश्यू का हर एंगल से डिफरेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके चेक किया जाता है, तो वो ग्रेडियंट कॉइल करते हैं। फिर एक कॉइल होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं आरएफ कॉइल। ये क्या करता है, इसका बड़ा मेन फंक्शन है। ये कॉइल इमिट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस को और डिटेक्ट करता है उन रेडियो पल्सेस को जो कि बॉडी इमिट करती है। यानी कि इसमें इमिटर भी होता है और कलेक्टर भी होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को इमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। ये पल्सेस एक्साइट करती हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को बॉडी में और इमिट करती हैं सिग्नल्स को क्रिएट करने के लिए इमेज। ये आगे बताने वाला हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का काम होता है रेडियो वेव्स को इमिट करना, और फिर बाद में जब बॉडी से टकरा कर वापस आते हैं या बॉडी इमिट करती है तो उसको डिटेक्ट करना। कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि बाकायदा वो जो सिग्नल आया था, जो इसने डिटेक्ट करा था रेडियो फ्रीक्वेंसी ने, उसको डिटेक्ट करता है और बाकायदा डिटेल 2D या 3D इमेजेस जो है वो बना देता है इंसान के बॉडीज़ के सॉफ्ट टिश्यूज़ के। फिर 5वें नंबर पर एक कूलिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो मैंने आपको बताया कि सुपर कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कूलिंग सिस्टम। तो क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है। क्रायोजेनिक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर करते हैं। तो कूलिंग सिस्टम होता है जो कि बेसिकली लिक्विड हीलियम को होता है, और लिक्विड हीलियम होती है तो वो मेंटेन करके रखती है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि मैग्नेट ऑपरेट करे विदाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मेन तो काम यही है ना सुपर कंडक्टर का, कि बिना किसी रेजिस्टेंस के जो है वो काम हो सके। तो वो ये हमारा कूलिंग सिस्टम करता है। वर्किंग कैसे होती है, स्टेप नंबर 1, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है वो जनरेट करता है स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 0.5 से लेके 3 टेस्ला या कुछ इससे ज़्यादा भी होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं इंसान की बॉडी के अंदर, वो अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देखो, आमतौर पे अगर कोई पेशेंट है ना, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आ गया पूरा मैग्नेट। यहाँ पर जब पेशेंट होता है तो जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी पानी से मिलकर बनी है आपको पता है, तो उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो वो इधर उधर अरेंज हुए हुए होते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उन सब को अपनी डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर देती है। तो सबसे पहला जो हमारा मेन काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का, जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, वो हमारे ये जो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन है, प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उनको अलाइन करने का काम करता है। सेकेंड स्टेप के अंदर जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो एक्साइटेशन करवाई जाती है। कैसे, जो आरएफ कॉइल लगा हुआ था मैंने आपको समझाया, वो टेम्परेरीली इसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, टेम्परेरी डिस्टर्ब करता है जो हाइड्रोजन की अलाइनमेंट होती है न्यूक्लियाई को। अब देखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने उसको अलाइन कर दिया, फिर आरएफ ने उसको थोड़ा सा डिसोरिएंट करा, यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, और फिर क्या करते हैं, जो आरएफ है इनको बंद कर दिया जाता है। तो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाने की कोशिश करते हैं, जो कि अलाइन करवाया था कंडक्टर ने। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे अलाइन करवाया था ना, तो दोबारा इसी स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं इसी स्टेट में जाने के लिए, तो रिलैक्सेशन के दौरान वो इमिट करते हैं एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। मैंने आपको बताया था ना, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिट भी करता है, फिर वो जाके हमारे जो अरेंज हुए हुए मैग्नेट्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, और नतीजे में जब वो अपनी जगह पे वापस आते हैं तो वो रेडियो वेव्स को इमिट कर देते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ पे आप देखें ये सब अलाइन हो गए, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी चली गई। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही वापस, अभी देखो थोड़े से चेंज हो गए, अरेंज हुए हुए थे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में,
और जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्लोज करते हैं तो ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड की सीध में आते हैं ऐसे सीधे सीधे, और एनर्जी को इमिट करते हैं। कौन सी? रेडियो वेव्स को इमिट करते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है आरएफ कॉइल। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, मैंने बताया था तीसरा कॉइल भी होता है ग्रेडियंट कॉइल। ये लोकलाइज वेरिएशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो एग्जैक्ट लोकेशन देख सके कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बॉडी के किस पार्ट से आ रहे हैं, ताकि उसका एक स्ट्रक्चर बन के सामने आए। तो थोड़ा बहुत जो हम चेंज करते हैं वो वेरी करने का काम ग्रेडियंट फील्ड करती है। ठीक है, और आखिर में जो रेडियो वेव्स आते हैं वो आरएफ कॉइल डिटेक्ट करता है और इमेज की रिकंस्ट्रक्शन की जाती है हाई रेजोल्यूशन, और मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये पूरा एमआरआई का जो सिस्टम है मैंने आपको समझा दिया, और उसमें सुपर कंडक्टर का क्या रोल था वो भी समझा दिया। इसके अलावा एक ट्रेन सिस्टम होता है मैगलीव ट्रेन सिस्टम, वहाँ पर भी हम सुपर कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं। मैगलीव ट्रेन सिस्टम पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल करता है, और ये जो ट्रेन्स होती हैं बाकायदा फ्लोट करती हैं। सही है ना, ये पटरी पे नहीं चलती, पटरी से थोड़ा सा उठ के चलती हैं। जैसे पुराने ज़माने के अंदर आप देखें व्हील चलता है, अभी हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर वो तो आपने देखी है कि पटरी के ऊपर टायर चलता है, व्हील चलता है, तो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैगलीव ट्रेन जो है ना, बेसिकली उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो कि रिपल्जन करके ट्रेन को ज़मीन से, पटरी से थोड़ा सा ऊपर करके चलाते हैं। नतीजे में फ्रिक्शन कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें हम एक सिस्टम लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, वो सस्पेंड भी करता है यानी कि उठा के भी रखता है ट्रेन को पूरी, और गाइड करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेट्स होते हैं जो कि कंट्रोल टेंशन या लिफ्ट और प्रोपल्जन यानी आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो आप याद रखो मैग्नेट्स की दो किस्म की अरेंजमेंट है, एक जो ट्रेन को पटरी से उठा के रखे और मतलब रखे सेट रखे, और दूसरा जो आगे बढ़ाए। तो दो सिस्टम होंगे। अच्छा, ये जो वर्ड है मैगलीव, इसका भी आपको बताता चलूँ, ये मैग्नेटिक पावर सोर्स लेविटेशन से ड्राइव किया गया है, और इसका काम वही है, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन करनी है हमें। और जो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक लेविटेशन में दो सेट्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, एक रिपेल करता है और ट्रेन को पुश करके रखता है ऊपर ट्रैक से, और दूसरा जो सेट होता है वो ट्रेन को आगे बढ़ाने का काम करता है ताकि फ्रिक्शन ना हो सके। ठीक है, दो काम है। जैसे देखो यहाँ पर जो होता है ना सिस्टम, ये लेविटेशन का काम कर रहा है, इधर भी नॉर्थ है और ट्रेन के नीचे भी नॉर्थ लगा होता है, पटरी पे भी नॉर्थ है, ऊपर भी नॉर्थ लगा होता है, तो ये रिपेल करता है। सही ना, नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करता है, तो ये पुश करता है ट्रेन को ऊपर की तरफ। तो एक सिस्टम जो है वो लेविटेशन का काम कर रहा है। दूसरा क्या करता है, ये जो साइड में पटरी के लगी हुई होती है जो कि इधर कहीं पर होगी, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक जो पोल्स हैं उनको बार बार ऑल्टरनेट करता रहता है। ठीक है, कैसे, ये नॉर्थ है ना, अभी थोड़े टाइम बाद ये साउथ हो जाता है, फिर ये जो साउथ था ये नॉर्थ हो जाता है, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और इसका मेन मकसद है प्रोपल्जन करना, यानी कि ट्रेन को फॉरवर्ड बढ़ाना। सही है, ये रिपेल करके ऊपर रखते हैं, ये वाले जो मैग्नेट्स हैं साइड वाले, ये पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड मूव करवाते हैं ट्रेन को। इस फिगर में आप देखेंगे ये जो है ना साइड वाले मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ चेंज होते रहते हैं, ऑल्टरनेट होते रहते हैं, नॉर्थ साउथ। ये वाला तो उठा के रखने का काम कर रहा है, और ये जो है ऑल्टरनेट होते रहते हैं। ये बड़े बड़े सेट ऑफ मैग्नेट हैं जो ट्रेन के नीचे लगाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे सेट जो है ऑल्टरनेट जो हो रहा है ना, नेगेटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ट्रेन को पुश करने का काम करते हैं एक तरफ, और बाकी इधर जो मैग्नेट लगे हुए हैं ये सिर्फ इसको ऊपर की तरफ उठा के रखने का काम करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर मेन बात यही है कि हमने सुपर कंडक्टर जो इस्तेमाल करा, ये इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तभी तो बनेंगे जब ज़्यादा करंट पास होगा, और ज़्यादा करंट तो तभी पास होगा ना जब उसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। तो जो साइड में लगे हुए मैग्नेट्स हैं ये सारे के सारे सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स में काम करते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन ये है कि छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो इस्तेमाल होती है प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं सिग्नल्स की, वोल्टेज की। तो उसमें छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई होती हैं लैब्स वगैरह के अंदर। वो भी उसमें जो कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर रखा जाता है, कूल करके रखा जाता है। मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि मैंने आपको एमआरआई में बताया, उसमें भी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इसी सुपर कंडक्टिंग स्टेट का। एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि जहाज़ का वज़न हमें एक लिमिट तक रखना होता है,
तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं जो लाइट वेट होती हैं, तो कुछ वज़न जो है वो बच जाता है, तो ज़्यादा लोड प्लेन के ऊपर डाल सकते हैं। तो एरोस्पेस में छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में काम करती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। रोबोटिक्स में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रोबोट्स के बाजुओं के अंदर, रोबोट्स के पैरों के अंदर छोटी छोटी मोटर्स लगा के उनको मूव करवाते हैं। अगर आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि टोनी के जो एल्बोज़ हैं और जो पैर वगैरह होते हैं वहाँ पे बाकायदा छोटी छोटी मोटर्स होती हैं। वो तो बहरहाल फिक्शन है, लेकिन वो छोटी छोटी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में काम करती हैं। सही है, 3 एप्लीकेशन बता दी मैंने आपको। मैगलीफ वाली बता दी ट्रेन की, फिर बता दी आपको एमआरआई की और छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स, और अब बची है आखिरी जो कि है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर्स में क्योंकि उनमें सुपर कनेक्टिविटी पाई जाती है। ये फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं जो कि आजकल इस्तेमाल होते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो कहलाते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स में काम करते हैं। हमारे कंप्यूटर बिट्स में काम करते हैं, 0 1 किलोबाइट मेगाबाइट, और वो काम करते हैं क्यूबिट्स में जो कि हमारे कंप्यूटर से कई लाख गुना ज़्यादा फास्ट है। तो इनकी फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड होती है, ठीक है, तेज़ी से काम कर सकते हैं और पावर भी कम यूज़ करते हैं क्योंकि आपको पता है सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स के अंदर, तो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, रेजिस्टेंस नहीं है, तो फ़ायदा होगा। और आखिर में बात यह है कि इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। आमतौर पे कंप्यूटर्स जो है वो हीटअप होके कुछ ना कुछ एरर दे सकते हैं, फेल कर सकते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं चल सकते, बट सुपर कंडक्टर क्योंकि वो गर्म हो ही नहीं रहे, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो वो लंबे टाइम तक जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है जी, सो बस इतना ही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट सुपर कंडक्टर और उसकी 4 एप्लीकेशन। याद करो बच्चों, अलग से एप्लीकेशन पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज वगैरह के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सवाल आ सकता है। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।